Hello student, welcome you all. In previous classes, we have discussed about electric potential due to dipole at axial point and equatorial point. Now we will discuss about electric potential due to dipole at any point. तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे, और वो जो पॉइंट है ना ही एक्सियल है और ना ही इक्वेटोरियल है, कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी कंसीडर्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट पी। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पे चार्ज है -q और +q। इसकी डायपोल लेंथ है 2l और जो डायपोल मोमेंट है वो है p। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें पता ही है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो डायपोल मोमेंट p है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। डायपोल का सेंटर है O, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब इस डायपोल की वजह से यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ऐसे इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। बट अब जो हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल को छोड़ के ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो उस पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू? वी कंसिडर दैट एट डिस्टेंस r from center of dipole O at an angle theta from axis of dipole, there is an observation point P where we have to find out potential. तो हमने कंसीडर के लिए एक डायपोल है, -q +q चार्ज है, डायपोल मोमेंट P है। इसकी जो लेंथ है वो है टोटल 12 डायपोल लेंथ, और डायपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये जो डायपोल है वो शॉर्ट डायपोल है। शॉर्ट डायपोल होने का मतलब ये होता है कि r इज मच मोर देन l। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस है इस l के कंपेरेबली बहुत ही ज़्यादा है। तो ये केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। खैर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, और एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि v = 1/4πε0 और p/r²। तो ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब इस पॉइंट p पे अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है जो कि r डिस्टेंस पे है, तो अगर हम चाहें कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर ले, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर ले, फिर दोनों का सम कर दें, तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है वो। सिंपल सा मेथड ये है कि ये जो डायपोल मोमेंट है हमारा P, इसको मैं रिजॉल्व कर दे रहा हूँ कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में। एक हो जाएगा कंपोनेंट हमारा AB डैश, और दूसरा जो होगा हमारा A डबल डैश B डबल डैश। तो ये दो कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व कर दूंगा, और फिर उन दोनों कंपोनेंट के लिए पॉइंट P जो होगा, एक के लिए एक्सियल पॉइंट हो जाएगा जबकि दूसरे के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। इस डायपोल का मैं नाम दे दे रहा हूँ AB। अब इसको दो कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व कर दे रहा हूँ। तो डायपोल मोमेंट P है, कोई वेक्टर ऐसे है, अगर थीटा एंगल पर अगर इसको रोटेट कर दिया या कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो होगा इस वेक्टर P का, ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस डायरेक्शन में एक डायपोल हो गया जिसका डायपोल मोमेंट है P sin थीटा। यह रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से किया है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास A, ये हॉरिजेंटल लाइन से अगर थीटा एंगल पे है
तो वेक्टर ए को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजेंटल और दूसरा जो है वर्टिकल। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं ए कॉस थीटा और इसको हम बोलते हैं ए साइन थीटा। एंगल के टच वाली आर्म जो होती है ये हमेशा कॉस होती है, और जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके जो परपेंडिकुलर है वो होता है साइन, मतलब जिससे एंगल नहीं बन रहा होता वो कंपोनेंट होता है साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। जब वेक्टर ए का रिजोल्यूशन कर दिया, हमने रिजॉल्व कर दिया, तो ये दो पार्ट में बट गया, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अब वेक्टर ए का काम ख़त्म हो गया। वेक्टर ए अकेला जितना काम करता उतना ही ये दोनों कंपोनेंट करते, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यही काम हमने यहाँ भी किया है। हमारे पास एक डायपोल था, -q + q चार्ज, टोटल लेंथ 12 थी, मतलब डायपोल मोमेंट जो था वो था p। अब इस p को मैंने रिजॉल्व किया, p की डायरेक्शन ये है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया और दूसरा इसके ठीक परपेंडिकुलर हो गया, मतलब दोनों कंपोनेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दोनों कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में लाई करेगा। और एरो की डायरेक्शन भी देखो, एरो की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ भी ऐसे ऊपर की तरफ है, यहाँ भी ऐसे है। एरो की डायरेक्शन बदल नहीं रही, मतलब ऐसे रिवर्स नहीं हो रही। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया। यहाँ भी यही बात है, डायपोल मोमेंट p हमारा इस डायरेक्शन में है, इसको रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया, दूसरा कंपोनेंट जो हो गया इस डायरेक्शन में हो गया। तो p हमारा इस डायरेक्शन में हो गया p cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया हमारा p sin थीटा। एंगल के टच वाला p cos थीटा और जो दूसरा है उसके परपेंडिकुलर वो हो गया p sin थीटा। अब ये जो डायपोल है इसका मैंने नाम दे दिया डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट कंपोनेंट है p sin थीटा, इसका मैंने नाम दे दिया a डैश b डैश। और ये जो दूसरा है जो परपेंडिकुलर है इसके p cos थीटा के, इसका नाम दिया है हमने डायपोल मोमेंट कंपोनेंट जो है इसका वो p cos थीटा है, और इसको हमने नाम दे दिया a डबल डैश b डबल डैश। तो डायपोल मोमेंट इधर था p, थीटा एंगल पे p cos थीटा हो गया, और इसके ठीक परपेंडिकुलर जो है p sin थीटा हो गया। डायपोल का नाम था ए बी। तो ये जो कंपोनेंट है हमारा इसको हमने नाम दे दिया a डैश b डैश, और ये जो कंपोनेंट है हमारा डायपोल का जिसका डायपोल मोमेंट p cos थीटा है, इसको नाम दे दिया हमने a डबल डैश b डबल डैश। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो a डैश b डैश है इसके लिए ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये जो डायपोल है a डैश b डैश, इसके लिए ये जो पॉइंट p है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ये बात हमें पता है। तो इस डायपोल कंपोनेंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट p पे 0 हो जाएगी। ये देखो ये डायपोल है और डायपोल के अलोंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसी लाइन पे दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट p है यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो ये एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है, हमें पता है। दोनों का पोटेंशियल हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसका सम कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि v एक्सियल कितना होता है, तो v एक्सियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r², ये फार्मूला होता है। बट किस डायपोल के लिए यहाँ पे एक्सियल पॉइंट है a डबल डैश b डबल डैश, इस वाले डायपोल के लिए जो पॉइंट p है वो एक्सियल है। तो एक्सियल पॉइंट पे ये जो डायपोल मोमेंट कंपोनेंट है ये है p cos थीटा, p नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे हम p cos थीटा। दूसरा इस वाले डायपोल के लिए देखो p का काम तो ये ख़त्म हो गया, अब इसका काम तो ख़त्म हो गया है। इस वेक्टर a को जब हमने रिजॉल्व कर लिया a cos थीटा और a sin थीटा में, तो इसका काम ख़त्म हो गया। तो वैसे यहाँ पे भी है कि जब हमने p को रिजॉल्व कर दिया p cos थीटा और p sin थीटा में, तो इस p का काम ख़त्म हो गया। तो p cos थीटा के लिए जो एक्सियल पॉइंट था तो एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया, जबकि इसके लिए a डैश b डैश के लिए ये जो पॉइंट है हमारा ये है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो v इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0,
अब टोटल पोटेंशियल अगर पूछा जाए कि पॉइंट पी का टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, V इक्वल्स लिख देंगे V एक्सियल और प्लस V इक्वेटोरियल, इसका सम कर देंगे, टोटल पोटेंशियल पॉइंट पी का पता चल जाएगा। तो ऐसे ही हमें फाइंड करना है। एक बार फिर से समझते हैं हम इसे। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, इट मीन्स जनरल कंडीशन। वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेज plus minus q, dipole length 12 and dipole moment p. At a distance r from center of dipole O at an angle theta from axial line, there is an observation point P where we have to find out electric potential due to this dipole. Since dipole is short, जो डायपोल है हमारा शॉर्ट है, इट मीन्स r इज मच मोर देन l है। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, ये बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन विद ये जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर से और किसी भी एक चार्ज तक की। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने अभी समझा कि वी विल रिजॉल्व डायपोल मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट। तो डायपोल मोमेंट जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है p, ये स्मॉल p से डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड है, जबकि कैपिटल P जो है हमारा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। So we will resolve dipole moment P into two component. First one is P cos theta and the second one is P sin theta. We named dipole having dipole moment component P cos theta is A double dash B double dash, and dipole having dipole moment P sin theta is A dash B dash. For dipole A dash B dash, observation point P is an axial point, equatorial point. तो ये जो डायपोल है हमारा ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश जिसका डायपोल कंपोनेंट है पी साइन थीटा, तो ये इसको हमने अलग से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया ताकि आसानी से समझ में आए। तो इस डायपोल के लिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, इस डायपोल के लिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। दूसरा डायपोल मोमेंट कंपोनेंट ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है ये एक्सियल पॉइंट है। तो दूसरा डायपोल मोमेंट कंपोनेंट जो है पी कॉस थीटा ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके लिए पॉइंट पी जो है ये एक्सियल पॉइंट है। तो इसको भी हमने अलग से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आसानी से समझ में आए। अब इस डायपोल का काम ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, एक है पी साइन थीटा और दूसरा जो है पी कॉस थीटा। तो जो वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया और दोनों कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो रिजल्टेंट है इसका मतलब कोई नहीं रह गया क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंपोनेंट के फॉर्म में आ गया। इस पी का उतना ही इफेक्ट होगा जितना कि पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा का कंबाइंडली एक साथ इफेक्ट होगा। अब जब हमने ये समझ लिया कि इस डायपोल पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी इक्वेटोरियल है और पी कॉस थीटा के लिए ये एक्सियल है, तो पोटेंशियल लिखेंगे इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट कंपोनेंट पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा का जो डायपोल मोमेंट कंपोनेंट है इसके लिए पॉइंट पी पे पोटेंशियल की वैल्यू, ये एक्सियल पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। v इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, और इसका नाम क्या दिया हमने, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ए डबल डैश बी डबल डैश। एक और बात है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट p नहीं है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना लिखा हुआ है, p कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम p कॉस थीटा। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी। सेम ऐसे ही अब इस वाले डायपोल के लिए p साइन थीटा के लिए पॉइंट p जो है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट कंपोनेंट p साइन थीटा, इसकी वजह से। तो v इसका नाम दिया हमने ए डैश बी डैश, तो v ए डैश बी डैश इक्वल्स हो जाएगा 0 बिकॉज ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी कंडीशन जो है एज्यूम कर चुके हैं कि डायपोल जो है वो शॉर्ट डायपोल है।
अगर हम शॉर्ट डाइपोल नहीं कंसिडर करेंगे तो इसको डिराइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। किसी भी मेथड से डिराइव करो, आगे चल के आपको शॉर्ट डाइपोल कंसिडर करना ही पड़ेगा मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में लिखने के लिए। तो इसलिए हमने ऐसा कंसीडर कर लिया है शुरुआत में ही कि जो डाइपोल है वो शॉर्ट है। अब टोटल पोटेंशियल अगर पॉइंट P का फाइंड करना है तो टोटल पोटेंशियल पॉइंट P का हो जाएगा V इक्वल्स VA डबल डैश B डबल डैश प्लस VA डैश और B डैश। VA डबल डैश B डबल डैश की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा और अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 0, तो V की वैल्यू ये हो गई। मतलब फाइनली V की वैल्यू मिली हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा और अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई हमें पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू पॉइंट P पे। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो, इसके लिए किसी भी पॉइंट P पे जो कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं है, थीटा एंगल पे है, तो पोटेंशियल की वैल्यू यही होती है V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे देखो, अब अगर मान लो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है यहाँ होता है, एक्सियल पॉइंट पे होता, ये पॉइंट P इधर होता, तो ये पॉइंट P अगर इधर होता तो ये जो थीटा की वैल्यू है 0 हो जाती। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पे इक्वेटोरियल पे होता तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये हो जाती 90 डिग्री। तो देखते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। तो फॉर एक्सियल पॉइंट के लिए अभी हमने देखा कि थीटा की वैल्यू जो थी वो 0 डिग्री थी, तो V इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा P cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा R स्क्वायर। सही है, इतना ही फार्मूला होता है एक्सियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन R स्क्वायर। अब इक्वेटोरियल के लिए देखते हैं हम, तो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके लिए थीटा की वैल्यू हमने अभी देखा कितना 90 डिग्री। तो जब यहाँ पर 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू हो 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब ये जो फार्मूला है ये डिराइव किया हमने, ये सही है। अगर सिर्फ मुझे ये फार्मूला याद है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करो और फिर ये बता दो कि वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जनरल कंडीशन डिराइव करने का यही फ़ायदा मिलता है हमें। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। प्रॉब्लम नंबर 24, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, एंड हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द point. Does the answer depends on path along which the charge is brought? तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें एक गिवन है कि एक चार्ज है 4 × 10⁻⁷ कूलम का और इसे 9 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट P है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में गिवन है कि एक दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁹ कूलम, उसको हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला के रख रहे हैं और ऐसा करने का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। अगर हम अलग अलग पाथ से उस चार्ज को ले आएँ तो क्या वर्क डन सेम होगा या डिफरेंट होगा या आंसर चेंज हो जाएगा, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सॉल्व करते हैं हम इसे। क्वेश्चन में गिवन है कि एक चार्ज है Q 4 × 10⁻⁷ कूलम, इसे R इक्वल्स 9 सेंटीमीटर मतलब 9 × 10⁻² मीटर दूर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। ये रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, बस ये फार्मूला अप्लाई करो, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर दो। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q कितना है 4 × 10⁻⁻7 और अपॉन डिस्टेंस कितनी है 9 × 10⁻⁻2 R की वैल्यू सब रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 9 से 9 जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो गया 10⁻⁻2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻11 हो गया और ये 7 हो गया, मतलब 10⁻4। 9 से 9 कैंसिल, 4 बच गया, तो 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा और प्लस का 4 और पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। बस सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट जो था उसमें गिवन था कि एक दूसरा चार्ज है जिसको मान लो हम बोल दे रहे हैं Q0। उसका मैग्नीट्यूड जो है कितना गिवन था 2 × 10⁻⁻9 कूलम। उसको ला रहे हैं हम इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब इस चार्ज के फील्ड से बाहर, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल की डिफिनीशन में यही पढ़ा है हमने। तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, यहाँ से ला के हम इसको पॉइंट P तक ला के रख रहे हैं। तो ऐसा करने का वर्क डन कितना होगा, तो आपको याद होगा अगर ये डेरिवेशन, तो हम पोटेंशियल की डिफिनीशन लिखते थे कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को ला के रखने का वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड यही होता है पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी समझते हैं। किसी भी पॉइंट P का पोटेंशियल होता है किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ला के उस पॉइंट P तक ला के रखना, और ऐसा करने का जो भी वर्क डन होगा वही वर्क डन जो होगा और डिवाइडेड बाई चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू है उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम चार्ज को ला के रख रहे हैं। तो सेम यही डिफिनीशन जो है लिखी हुई है क्वेश्चन में, यही लैंग्वेज लिखी हुई। तो वर्क डन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा V × Q0। तो V इक्वल्स फॉर्मूला लिख रहे हैं हम W/Q0। तो यहाँ से W की वैल्यू हो जाएगी V × Q0। V पोटेंशियल की वैल्यू हम पॉइंट P पे फाइंड कर चुके हैं 4 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई Q0। Q0 की वैल्यू कितनी है जिस चार्ज को हम ला के रख रहे हैं 2 × 10⁻⁹ तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 और 9 है और यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। वर्क डन है तो वर्क डन की यूनिट जो होगी हो जाएगी जूल। तो 8 × 10⁻⁻ हो गया -5 जूल। बस ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में एक लाइन ये भी पूछा हुआ है कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। मतलब चार्ज को ऐसे लाओ, चार्ज को ऐसे ला के पॉइंट P पे रखो, ऐसे ला के पॉइंट P पे रखो, तो वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वर्क डन मतलब कि आंसर विल नॉट चेंज, चाहे कोई भी पाथ हो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे जो चार्ज को ला के रखोगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में रखोगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर पता है कि वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव नेचर के थ्रू जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए जो वर्क डन होगा वो चेंज नहीं होगा, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 25। टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ coulomb and -2 × 10⁻⁻8 coulomb are located 15 cm apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0.
तो क्वेश्चन में गिवन है कि दो चार्ज हैं 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम और -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। उस पॉइंट की लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो 0 कंसीडर करना है, और ये हम कंसीडर भी करते हैं। अदरवाइज अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 नहीं है तो फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। बट इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस होती है, और वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जो चार्ज का इफेक्ट है वो लगभग ख़त्म हो जाता है, और इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो 0 होती है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि दो चार्ज है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट मिड में हो, ठीक बीच में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने Q1 चार्ज से कंसीडर कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई 15 - x। हम x डिस्टेंस जो है वो Q2 चार्ज से भी कंसीडर कर सकते थे, ये हमारी मर्जी है। बट जो भी डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे आंसर में एंड में लिखना पड़ेगा कि किस चार्ज से, Q1 से या Q2 से, जो भी है। इसका मान लो पॉइंट का नाम दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है इसका नाम दे दिया हमने O। तो पोटेंशियल एट O विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज A प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज B। पॉइंट O पे जो पोटेंशियल 0 है वो चार्ज A की वजह से भी होगा और चार्ज B की वजह से भी होगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो पोटेंशियल जब हम फाइंड करते हैं तो चार्ज विद साइन पुट करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो चार्ज विद साइन आएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ओ पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज ए, इस चार्ज की वजह से पॉइंट ओ का पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है। तो 1/4πε0, चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻⁸, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है x। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा -1/4πε0, चार्ज का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे -2 × 10⁻⁸, अपॉन ये जो डिस्टेंस है चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की, ये है 15 - x। अच्छा, क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर में गिवन है, तो 15 सेंटीमीटर - x भी सेंटीमीटर में होगा। मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कोई फ़ायदा नहीं है कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहाँ भी 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। शो करना चाहें तो कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा है 3/x, और इधर क्या बचा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बचा, और यहाँ बचा है 15 - x। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 45 हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे 3x, और यहाँ पे हो गया 2x। इसको इधर ले गया मैं, तो हो जाएगा 5x 45। तो x की वैल्यू हो जाएगी 45/5, मतलब हो गया 9। और अभी बताया कि ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अभी जो 9 सेंटीमीटर ये कहाँ से है, x जो है कहाँ से कंसीडर कर रखा है हमने, इस चार्ज से। तो लिखेंगे v will be 0 at 9 centimeter from 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज। इस फॉर्म में आंसर लिखा जाएगा, जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसी की लैंग्वेज में। और अगर हम Q2 से आंसर लिख रहे होते तो लिखते कि फ्रॉम
-2 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज। एक्स अगर यहाँ से कंसिडर कर रहे हो, लेकिन एक्स जब हम यहाँ पे कंसिडर किए होते तो ये हमारा जो आंसर आ जाता, टोटल ए 15 है तो ये आता 6 सेंटीमीटर। टोटल ए 15 है, ये 9 आ गया। जब इधर से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6, चाहे तो करके देख लेना, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 26। 2 point charges 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done in reducing the distance to 5 centimeter. क्वेश्चन में गिवन है कि दो चार्ज हैं 0.2 माइक्रोकुलम और 0.01 माइक्रोकुलम। इनिशियली वो दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर रखे हुए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। अब उनके बीच की डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो ऐसा करने का वर्क डन कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, मतलब 0.2 माइक्रोकुलम एंड 0.01 माइक्रोकुलम। इनसे दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर। बाद में इन दोनों के बीच की सेपरेशन को हमने कम कर दिया है, R2 कर दिया है, और यह है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब ऐसा करने का वर्क डन कितना होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि जो वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसमें वर्क होता है। वर्क तभी होता है जब एनर्जी में चेंज आता है। मूवमेंट से रिलेटेड अगर एनर्जी में चेंज होने की बात करें तो मेनली जो है ये कैनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा। लेकिन क्वेश्चन में कैनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, या वेलोसिटी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब जो भी मोशन करा रहे होंगे इनफाइनेटिजमली स्लो स्पीड से करा रहे होंगे, तो वहाँ पे कैनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा, मतलब जो चेंज इन एनर्जी के इक्वल है। अब कैनेटिक जीरो हो गया तो केवल और केवल कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करेगा, और जब एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पे उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर रखे होंगे तो इंटरेक्शन कम होगा, जब 5 सेंटीमीटर दूर रखे होंगे तो इंटरेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो वर्क डन इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू सिंबल से, तो ये यू सिंबल हमने लिखा है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के पेयर का ये फॉर्मूला होता है, ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। इनिशियल डिस्टेंस R1 है, फाइनल डिस्टेंस जो है R2। तो अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। जो टर्म कॉमन है उन्हें कॉमन ले रहे हैं हम। Q1 Q2 अपॉन 4πε0 1/R2 माइनस हो गया 1/R1। इसको और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। Q1 Q2 अपॉन 4πε0 तो हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। देन W इक्वल्स Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। Q1 और Q2 की वैल्यू है 0.2 माइक्रोकुलम और 0.01 माइक्रोकुलम, दोनों पॉजिटिव हैं। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻ माइक्रो है तो 10⁻⁻6, 0.01 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, अपॉन 4πε0 है तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू ये हो गई 1/4πε0 की वैल्यू मल्टीप्लाइड में R1 माइनस R2। तो R1 कितना गिवन है यहाँ पे 10, और ये कितना गिवन है यहाँ पे R2 5, तो ये हो गया 10 माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2। मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों से हमने कॉमन ले लिया, अपॉन
R1 मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻² इंटू R2 की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻²। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो W इक्वल्स हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। अगर इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो यही फाइनल आंसर है, यही फाइंड करना था हमें वर्क डन की वैल्यू।